बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 10 की शुरुआत दो एमसीक्यू से करने जा रहे हैं। देखिए, इसी लेक्चर के अंदर ही हमने इन एमसीक्यूज का सलूशन ढूंढना है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आपके पास मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, अगर हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम को 10% इंक्रीज कर देते हैं तो बताए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी वेरिएशन आ सकती है। अब देखिए, मोमेंटम जो है आपको उस बॉडी की मोशन की इंफॉर्मेशन देता है, उस मोशन की क्वांटिटी बताता है, लेकिन उस मोशन को करवाने के लिए जो उसके अंदर एबिलिटी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर के अंदर ही उसका एक सिंपल सा ट्रिक्स इस्तेमाल करना। कोई फार्मूला नहीं होगा बच्चे, सिर्फ एक ट्रिक्स होगा कि आपने अगर मोमेंटम की वेरिएशन दी गई हो तो आपने स्क्वायर करना है या स्क्वायर रूट करना है। ठीक है बच्चे। और नीचे फिर हमने इसको उल्टा कर लिया है कि इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 10%, यहां पर अब डिक्रीज का ऑप्शन दे दिया है। हालांकि आपकी जो बुक्स है उसके अंदर जो है सिर्फ मोमेंटम के ऊपर एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, लेकिन आपका जो ईटा और एमडीगेट के टेस्ट होते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं आपके पास वर्क के साथ। तो बच्चे, आपके पास वर्क को अगर हम एक सिंपल जबान के अंदर डिफाइन करें कि वर्क बेसिकली किसी भी फोर्स की वजह से उस बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। अब इसको अगर हम यूं डिफाइन करें कि एक बॉडी जो है, अगर हम उसकी मोशन की मैग्नीट्यूड ले लें, वो जो मोशन कर रही है बच्चे, उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है, तो वो जो पोजीशन उसकी चेंज हुई है, अब कितनी चेंज हुई है उसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। मतलब एक सर्टन फोर्स की वजह से उस बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया है, उस पोजीशन में चेंज को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। आपके पास बड़ी सिंपल सी है कि यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर एक बॉल है आपकी, और इस बॉल को आप कोई फोर्स दे रहे हैं। अब फोर्स भी आपके पास बच्चे एक सर्टेन डायरेक्शन में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक F1 है और एक दूसरे हमारे पास क्या है शाबाश, दोनों लग रहे हैं। अब सुनना बड़े मजे का काम है। ठीक है, तो अगर दोनों का आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है तो ये बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी। अब इस बंदे का भी सही पसीना निकल आएगा, इसका भी सही पसीना निकल आएगा कि मैंने तो एनर्जी लगाई है। तो आपके पास वर्क सिर्फ एनर्जी का लगना नहीं है, बल्कि उस एनर्जी से पोजीशन में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। बात समझ तो आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली वर्क इज द कंज्यूम्ड एनर्जी। आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आपकी कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, और वो जो चेंज है उस चेंज के अंदर क्या पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वर्क को हम डिफाइन यूं करते हैं, द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू पोजीशन चेंज इज कॉल्ड वर्क। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? मतलब मैं कहता हूं कि यहां पर भी एक मशीन लगी, इसको हम हटा देते हैं, ये देखिए हटा देते हैं। अब यहां पर जो एक बंदा होगा वो क्या कर रहा होगा? एनर्जी लगा रहा होगा। ठीक है, तो उस एनर्जी लगाने से लाजमी बात है उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा। तो आपके पास पोजीशन जो चेंज हो रहा है तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक केस आपको डिफाइन कर देता हूं कि यहां पर एक सर्कल है और उसके अंदर आपने एक बॉडी को ले लिया है। ये देखें, ये यहां पर घूम रही है। एफएससी क्लियर है आप सबकी? ठीक है बच्चे, तो यहां पर एक फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो उस बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा, कि ला रहा। देखिए ना, पहले भी यही पोजीशन थी सेंटर के साथ, अभी इधर यही पोजीशन है, अभी क्या है? वही पोजीशन है, अभी वही पोजीशन है, अभी वही पोजीशन है।
तो इसका मतलब यह होता है कि हर फोर्स वर्क नहीं करवा सकती है। वर्क कौन करवा सकती है? जिस फोर्स से आप उस बॉडी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपके पास वर्क नहीं करवा, किसी भी कंडीशन में वर्क नहीं करवा सकती है। बात समझ तो आ गई है? तो हम वर्क को डिफाइन किस अंदाज में करेंगे कि आपके पास वर्क इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन विच द फोर्स चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वर्क। दो अंदाज में डिफाइन कर दिया आपको कि एक सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू उस वजह से जो फोर्स है वो क्या करवा रही है, पोजीशन चेंज करवा रही है कि नहीं करवा रही है। तो अगर एक बॉडी की मतलब एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या है शाबाश बच्चे, वर्क डन ही नहीं हो रहा। तो इस अंदाज में आपके पास क्या होता है कि जब ये घूम रहा है तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस वक्त आपके पास कोई भी जो है यहां पर वर्क नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं लेट्स सपोज एक बॉडी जा रही है, समझ आ रही है ना। अब अगर हम इसी सर्कल की बात करें तो इस सर्कल के ऊपर जो है पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कि एक बॉडी ने यहां पर इस पर फोर्स लगाई, लेकिन फोर्स लगने से इस सिस्टम की एनर्जी में चेंज नहीं आया, तो फिर भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन कब होगा बच्चे? जो एनर्जी में चेंज आ जाए या पोजीशन में चेंज आ जाए, ये दो कंडीशन है उसकी। मतलब अकेले अकेले भी आ सकती है, समझ तो आ रही है ना। मतलब अगर आप एक इलास्टिक सिस्टम में चल रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन जिस तरह हमने समझा था, तो इलास्टिक कोलिजन में आपको वर्क नहीं होता है। क्यों? उस वक्त आपकी एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं शाबाश, वर्क डन क्या होता है? द चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू चेंज इन पोजीशन बाय फोर्स। अब पोजीशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों आपके पास क्या करेंगे शाबाश, एक डायरेक्शन में लग रहे होंगे ना। ये देखें ना, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारे पास, तो आपके पास एफ डॉट डी आ जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर लेट सपोज ये जो आपके पास सर्कल है, इस पर फोर्स इधर लग रही है बच्चे, ये देखिए ऐसी लग रही है, लेकिन उसकी पोजीशन में चेंज किधर आ रहा है, उस फोर्स के साथ किसी ओब्लिक एंगल के साथ आ रहा है, किसी एंगल के साथ आ रहा है। तो इस वक्त फिर हम क्या करेंगे शाबाश, इस फोर्स के कंपोनेंट बना लेंगे। ये क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एफ साइन बन जाएगा। तो इस वक्त आपके पास वर्क कम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है फोर्स की सारी कंसंट्रेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है, फोर्स की कुछ कंसंट्रेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर भी लग रही है, जो अपना इफेक्ट कैंसिल कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा शाबाश, एफ डी cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सवाल ये है कि यहां पर अब हमने एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा ट्रिक्स को समझना है। अगर आपके पास फोर्स क्या करवा रही है शाबाश, एक्सेलरेट करवा रही है, क्या करवा रही है बच्चे, एक्सेलरेट करवा रही है, तो इसका मतलब फिर तो वर्क क्या होगा शाबाश, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो फोर्स क्या करवा रही है, रिटार्डेशन करवा रही है, डीएक्सेलरेट करवा रही है, तो इस वक्त वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अब फ्रिक्शन क्या होती है, वो नेगेटिव वर्क करवा रही होती है। वो क्या करवा रही होती है, बॉडी जा इधर रही होती है, लेकिन फोर्स उसके अपोजिट में लग रही होती है।
बात क्लियर तो हो रही है कि नहीं हो रही है? बच्चे यही चीज समझनी है, हमने वो नहीं समझना है कि वर्क द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ना ना ना, वो एफएसी हो गई है। अब हमने एमसीक्यूज के लिए जो है समझना है, टेस्ट का ले लेना है बड़ा, मतलब जो है ना डीप के अंदर उस पर एमसीक्यूज के, ठीक है बच्चे ना। तो आपने क्या करना है कि यहां पर जो है फोर्स क्या करवा रहा है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है शाबाश बढ़ रही है, फिर तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, अगर आपका सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, अगर सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है तो फिर तो पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर सिस्टम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, मतलब ये आपके पास क्या है शाबाश, एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन वाला वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आपके पास कंप्रेशन ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ तो आ गई है कि नहीं आ गई है? देखिए हम हर फैक्टर के लिए क्या करना है, एमसीक्यूज को समझना है। अब तीसरा जो फैक्टर है ना बच्चे, वो किसके ऊपर है, वो एंगल के ऊपर है। एक बंदा क्या है कि मैं तो 20-20 घंटे स्टडी भी कर रहा था फिर मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ है, तो आपका एंगल गलत था, आप सही चीजें पढ़ नहीं रहे थे। बात समझ तो आ रही कि नहीं है? एक बंदा कहता है कि मैं 2-2 घंटे बस सिर्फ पढ़ा है और काम मेरा हो गया, तो उसका एंगल सही था। तो यहां पर अब चीज समझ ली कि आप किस एंगल से पढ़ना चाहें, ठीक है। तो आपके पास क्या है शाबाश, तीसरा जो फैक्टर है ना बच्चों, आपके पास काज है। एंड व्हाट इज काज? काज इज बेसिकली रेशियो अप्लाइड ऑन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एक्चुअली एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। बात समझ तो आ रही है ना? अब थीटा के 3 केस हो सकते हैं, 0 डिग्री भी हो सकता है, 9 डिग्री भी हो सकता है, और 180 डिग्री भी हो सकता है। तीनों को मैं जमीन के साथ लूंगा ताकि आपको सही समझ आ जाए। आपके पास क्या है, ये आपकी अर्थ है बच्चे, इधर आप पड़े हुए हैं। अब मैंने उस दिन बताया था 2 किस्म के मासेस होते हैं, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। जी क्या फर्क है फैजान? शाबाश। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास क्या फर्क होता है? शाबाश, सवाल आ गया जी, नहीं पता। आपके पास जो मास एक्सेलरेशन को चेंज होने में रेजिस्टेंस डालता है, ट्रक होता है ना, साथ मोटरसाइकिल होता है, तो किसकी एक्सेलरेशन में चेंज ज्यादा आता है? शाबाश, मल्टी, तो उसका मास कम है। तो इनर्शियल मास क्या होता है, ये एक्सेलरेशन के अंदर चेंज को क्या करता है, रेजिस्टेंस डालता है। एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, जो आपके पास दूसरी बॉडी के साथ अट्रैक्शन में उसकी हेल्प कर रही होती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। तो ये आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है शाबाश, m इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फोर्स जो करवाएगा, मतलब दूसरी बॉडी के साथ क्या करवाएगा, जो अट्रैक्शन की फोर्स पैदा कर, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल मास। अभी देखिए ना ये फोर्स क्या डायरेक्टली है, मतलब ये फोर्स के साथ क्या कर रहा है, डायरेक्ट लिंक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ। अगर एक्सेलरेशन में चेंज ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, मास कम है। इसलिए मोटरसाइकिल वगैरह को देखा होता है, ट्रक को भी देखा होता है। बात क्लियर हो गई है? तो ये कौन सा मास है शाबाश, ये इनर्शियल मास है, और ये कौन सा मास है, ग्रेविटेशनल मास है। अब सवाल ये है कि हमेशा जो जमीन की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो किधर होती है शाबाश, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर वो बॉडी क्या करती है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, फिर तो W क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा ना। ये नहीं समझ आ रही है बच्चे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। 90 है, आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को ऐसे लेकर जा रहे हैं, ये ऐसे,
तो देखिए फोर्स लग रही है हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन पोजीशन में चेंज, मतलब उस फोर्स के अलांग पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। इस तरह मैंने यहां डिस्कस किया, फोर्स के अलांग डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा। मैं मानता हूं इधर चेंज आ रहा है देखिए, लेकिन फोर्स के अलांग डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए यहां पर फोर्स तो इधर है, लेकिन आप ये है, फैजान जो है ना बैग उठाता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, किताब उठाकर ऐसे जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में से आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, किताब तो उसके अलांग डिस्प्लेस नहीं कर रही है, तो आपको कोई वर्क नहीं है। समझ तो आ रही है ना? तो इस वक्त आपके पास W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। 180 है, आप क्या कर रहे हैं, बाल को जमीन से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये ऐसे ऐसे। अब फोर्स नीचे है, आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस वक्त आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 बिल्कुल तो नहीं हो रही है, बाकी बात है। तो इसके अंदर बहुत सारे एप्टीट्यूड जो है ना बच्चे आपके दिमागों के अंदर जो है ना बैठ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम W इज इक्वल टू FD देखें तो ये क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, मतलब आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जौल बोलते हैं। तो जौल क्या है, इसका SI यूनिट है, लेकिन किस सिस्टम में है, MKS में है। अगर हम देखें बच्चे कि यहां पर एक जौल जो है वो अगर 10 की पावर 3 ले ले, क्या ले ले बच्चे, 10 की पावर 3 ग्राम ले ले, 10 की पावर 2 को क्या ले ले बच्चे, स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले, डिवाइडेड बाय क्या हो जाए, सेकेंड स्क्वायर हो जाए, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ग, क्या बोलते हैं। तो आपका एक जौल कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। जिस तरह 1 न्यूटन आपके पास क्या था, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर था, इसी तरह आपका 1 जौल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारे पास फोर्स, और जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मतलब आपके पास क्या है कि चाहे वो छत से गिर रहा हो, चाहे दूसरी मंजिल से गिर रहा हो, आपके पास यूनिफॉर्म फोर्स लग रही होगी। लेकिन आप इतना ऊपर की तरफ नहीं जाना है कि मैं चांद से गिराना चाह रहा हूं, तो आपके पास फोर्स एक यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा। चेंज करेगा तो कौन करेगा, शाबाश है, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो आपके पास क्या है, शाबाश है, ये जो है एक एरिया बन रहा है, तो आपके पास वर्क जो है ये क्या है, शाबाश है, एरिया ऑफ FD। FD का जो आपके पास एरिया बनता है वो आपको क्या बताता है, फोर्स बताता है। समझ तो आ गई बच्चे। अब हम क्या करते हैं, शाबाश, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, सबसे पहले हम फील्ड को समझते हैं। क्या जानते हैं बच्चे, फील्ड, फील्ड जानते हो ना, किसी भी आपके पास क्या है, या अगर हम इसकी बात करें बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, तो ये जो आपकी अर्थ है, इसके इर्द गिर्द कोई भी बॉडी जो है जो जमीन की अट्रैक्शन को फील कर सकता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम यहां पर एक बात करें, ये फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है आपकी है, और आपने यहां पर क्या ले लिया है कि एक बक्स ले लिया है। अब जब बक्स बच्चे आपने ले लिया तो आप क्या कर रहे हैं, शाबाश, उसको A से B की तरफ ला रहे हैं। तो मेरा सवाल है आपसे
क्या उसने ए से लेकर बी तक कोई काम किया है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सयान कहता है किया है, इतना ज्यादा काम किया है, किया है कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। जी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ होती है बच्चे। ये जमीन है ना आपकी, ये जमीन है बच्चे आपकी, ये अर्थ है। देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है आपकी है, और फोर्स तो आप क्या है बच्चे? मतलब हम ये देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से उसने कितना काम किया, एक्सटर्नल फोर्स से नहीं देख रहे हैं, जीरो है। हम बच्चे क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में उसने कितना काम किया होगा, एक्सटर्नल फोर्स को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या किया शाबाश सर? वर्क डन ए से बी तक कितना किया है? बात नहीं समझ आ रही। और फिर आप क्या कर रहे हैं शाबाश? चीजों को सुने बच्चे, सी तक ला रहे हैं। अब डी इधर है और फोर्स नीचे है, अब कितना काम किया शाबाश जी? नेगेटिव वर्क, मतलब माइनस से। देखिए मैंने कंसेप्ट सारा किधर क्लियर कर दिया है, अब हमें इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, अपने एमसीक्यूज की तरफ आना है। ठीक है बच्चे, अब आपके पास क्या है कि वो काशान कहते कि नहीं मैं डायरेक्ट लेकर जाता हूं, डायरेक्ट लेकर जाता हूं तो लेकर इसकी अपनी मर्जी है। तो इस पाथ में कितना वर्क हुआ टोटल शाबाश? कितना वर्क हुआ है? माइनस एफ डी हुआ है। काशान कंसेप्ट क्लियर वीक है बच्चे आपके पास ईयर के। तो आप अगर ये लूप है ना बच्चे, ये लूप वर्क डन इन लूप वन, तो वो हमारे पास 0 माइनस एफ डी, जो हमारे पास माइनस एफ डी है, इक्वेशन नंबर जो है इसको हम 5 कहते हैं। समझ नहीं आ रही है? ठीक है। और फिर एक बंदा कह रहा है कि नहीं मैं उसको ऐसे लेकर जा रहा हूं, इस पाथ से लेकर डायरेक्ट लेकर जा रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये बच्चे, और फोर्स किधर है आपकी? नीचे की तरफ लग रही है। तो हम क्या करेंगे शाबाश कि इस फोर्स को क्या कर लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, माइनस एफ में ले लेंगे, ताकि हम क्या कर लें? इस फोर्स को इसके साथ क्या कर ले? एंगल में समझ सके। तो इसने यहां पर क्या कर लिया बच्चे? कुछ एंगल बना लिया है। तो आपके पास क्या हो जाएगा शाबाश? ये अगर डी है तो ये क्या हो जाएगा शाबाश? डी साइन होगा, क्योंकि ये और ये मिलकर इस डी को बना रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा शाबाश? डी cos थीटा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके पास फोर्स ऊपर है तो नेगेटिव फोर्स लिया हुआ है हमने, क्योंकि हमने नेगेटिव वेक्टर लिया हुआ है। हम कहते हैं कि फोर्स है नीचे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ इसको समझ रहे हैं। तो आपके पास W जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी cos 0 है। तो cos 0 का मतलब क्या है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट इस वक्त कितना एंगल बना रही है? इस वक्त ये फोर्स है आपके पास बच्चे, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, कितने का एंगल बन रहा है? तो 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब देखें, आप शॉर्टकट रास्ते से गए, इधर आपका वर्क कितना था? माइनस एफ डी था। आपने लंबा रास्ता इख्तियार किया, फिर भी कितना था? तो इस फील्ड को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? मतलब ये ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर वर्क डन पाथ भी डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड सिर्फ किस पर करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन करेगा। यहां पर बड़े एमसीक्यूज बनने जा रहे हैं, पहले इस पॉइंट को समझ लो। ऐसा फील्ड जहां पर वर्क डन क्या करे? पाथ पे ना डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे? इनिशियल और, तो ऐसे फील्ड्स को हम क्या बोलेंगे? और उस फील्ड के अंदर जो फोर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। और उन फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अब सवाल ये, सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं? शाबाश शाबाश, कौन बताएगा? सेंट्रल फोर्सेस जी,
नीचे सर ना करे, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने, खुदा के बंदे। तो हमारे पास क्या शाबाश, पहले पहले हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा शाबाश, फील्ड इन विच वर्क क्या है शाबाश, इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड है, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। और उस फील्ड के अंदर फिर जो फोर्स होगी, एंड फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। क्या होती है सेंट्रल फोर्सेस, आसान सी मिसाल देता हूं कि आपके पास क्या है शाबाश, ये आपके पास स्टीयरिंग है। अब एक बंदा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, इसको हम F1 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। एक दूसरा बंदा क्या कर रहा है, F3 से खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है बच्चे, उसको F4 से खींच रहा है। अब ये जो आप अगर देखें ना बच्चे, F1 और F2 को, तो ये सेंटर पे की कर रहे, मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, और ये देखिए ये नहीं मिल रही है। आप समझ तो आ रही है ना, तो नहीं आ गया। तो आपके पास सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है शाबाश, हुज इफेक्ट इज ऑन अ सिंगल पॉइंट, उनका एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा, और इनका इफेक्ट नहीं होगा। तो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप सेंट्रल फोर्सेस भी कह सकते हैं। बात समझ तो आ गई है ना। अब कौन कौन सी है बच्चे, आपके पास यहां पर देखें, अगर ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, एक मास यहां पर है, तो इसका इफेक्ट किधर होगा बच्चे, सेंट्रो की तरफ होगा। इसका भी इफेक्ट क्या होगा हमारे पास बच्चे, सेंट्रो की तरफ होगा। अब समझ तो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये क्या है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपकी, सेंट्रल फोर्स है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। इसका भी इफेक्ट क्या है हमारे पास, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे जी, कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। समझ तो आ गई है कि नहीं आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी आसान डेफिनेशन अगर आपको मैं बता दूं ना बच्चे, डाइवर्जेंस, जिस फोर्स का डाइवर्जेंस हमारे पास क्या हो बच्चे, जीरो हो, मतलब ग्रेडियंट क्या हो बच्चे, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, ये कंजर्वेटिव। समझ तो आ गई है ना, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर है एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नॉर्थ है, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, अब इसकी लाइनें क्या हो रही बच्चे, ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे निकल रही है। तो इनका बच्चे आपस में सेंटर के साथ कोई लिंक शिंक, तो ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम क्या कहते हैं इसको, समझ तो आ रही है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास जो वर्क होगा वो क्या करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, करेगा उधर करेगा। समझ तो आ गई है ना। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं शाबाश, कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं एक्सप्लेन, क्योंकि अब हमारे पास वर्क के ऊपर कोई गुंजाइश और नहीं बची है, ठीक है। अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है शाबाश, मतलब वर्क की सोर्स होती है। मतलब आपके पास वर्क का सोर्स क्या है, काम कौन करवा रहा है, तो हम क्या कहेंगे शाबाश, सोर्स ऑफ वर्क है। जिसके अंदर मेन जो उसकी टाइप है बच्चे, वो आपके पास क्या है शाबाश,
काइनेटिक बच्चे पोटेंशियल फिर हमने एक्सप्लेन करना है। पोटेंशियल की बहुत सारी टाइप्स है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो फील्ड एनर्जी है। ये फील्ड एनर्जी नहीं है, ख्याल करना, वो फील्ड पे डिपेंड करती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है बच्चे हमारे पास, नॉन फील्ड एनर्जी है, यूज आ सकता है इसके ऊपर। ये कौन सी एनर्जी है, ये बच्चे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। अगर कोई बॉडी को आप मोशन दे रहे हैं और वो जो काम कर रहा है, तो ड्यू टू मोशन अगर वो कोई काम करता है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम मास को डबल कर दें, बड़ा मजे का सवाल, एक बंदा जा रहा था, ठीक है ना, ये देखे ना, उसका मास था 10 किलोग्राम ना, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। मैं कहता हूं लेट्स सपोज की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 50 जूल थी। मैंने क्या कर दिया, मास को डबल कर दिया, लेकिन स्पीड उसकी वही रखी। मास को मैंने क्या कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, शाबाश, मास को मैंने डबल कर दिया है, बाकी मैंने उसकी मोशन को डिस्टर्ब नहीं किया है। जी सेम रहेगी, माशाल्लाह जी सेम रहे, गुड जी। कोई कह रहा है सेम रहेगी, कोई कह रहा है सेम नहीं रहेगी है जी, कम हो जाएगी, माशाल्लाह जी, डबल हो जाएगी। आसान, बड़े बिग कॉन्सेप्ट है आपके फर्स्ट ईयर के, डबल हो जाएगी। देखें, एक तो मैथमेटिक्स बता रहा है, एक तो मैथमेटिक्स चीख चीख कर पुकार रहा है कि अगर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड किस पर कर रही है। देखिए मैं मिसाल देता हूं आपको, आप क्या कर रहे हैं कि एक 10 किलोग्राम वाला बंदा आप दीवार पे मारते हैं, या चल आप पे मारता कि आपको सही समझ आ जाए। मैं 10 किलोग्राम वाला बंदा आपके सर में दे मारता हूं, उसके बाद बड़ा मास उठाता हूं, स्पीड वही रखता हूं, वो आपके सर में दे मारता हूं, किससे आपको चोट ज्यादा लगेगी, 20 किलोग्राम। इधर तो आपकी चोट आपको लग रही है ना, बात समझ तो आ रही है। और चीज को से टेक्निकली सोच, अगर आपका ये कंसेप्ट है कि मैं तो बड़ा पढ़ाकू हूं और मैं एमडीकेट कर जाऊंगा, तो फिर आपका ये वाला केस होगा, 90 वाला केस होगा। आप सही एंगल से सोच नहीं रहे होंगे, बात समझ आ रही है ना। देखो आप उल्टे कंसेप्ट दे रहे हैं कि मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब आप ये समझना चाह रहे हैं कि वो स्लो हो जाएगी। मैंने कहा स्लो नहीं कर रहा हूं, स्पीड में वही रख रहा हूं। हाँ, अगर मैं इस तरह पूछता ना कि मास को डबल करने से एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो फिर आपके पास कम हो जाएगी। फिर उस वक्त मैं कहता कि फोर्स मैंने कांस्टेंट रखी हुई है, उसी मशीन के साथ फेंक रहा हूं। देखो ना, आपके पास एक गन है, वो छोटे बुलेट फेंकना चाहती है ना, आप बुलेट को डबल कर देते हैं तो बंदूक तो वही फोर्स लगाएगी, लेकिन अब बड़े मास के लिए उसकी एक्सेलरेशन क्या है, वो सामने दीवार के ऊपर अगर गिर जाएगी। ये छोटे बच्चे को आप क्या करते हैं, मार करके इसको फेंको है, और फेंक के रख देगा ना उसको। आप उसको बड़ा मार कर देते हैं तो बड़ा मार क्या करेगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मास को बढ़ा दिया बच्चे आपने, मशीन आपकी सेम है, फोर्स आपकी सेम लग रही है। चीजों को सुना करें बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, वो मास से क्या कर रही है, डायरेक्टली है। अगर आप क्या करते हैं, मास को डबल करते हैं, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन फिर मेरे शायद से फिर सवाल है कि अगर मैं क्या करता हूं, इसकी स्पीड है यहां पर लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, बात समझ आ रही है ना। वही मास मैंने ले लिया है, वही आपके पास क्या है बच्चे, ये वही मास ले लिया 10 किलोग्राम वाला, लेकिन स्पीड मैंने क्या कर दी बच्चे, 10 कर दी है। अब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, और कोई नहीं बोलेगा, डबल हो जाएगा जी, 4 टाइम हो जाएगा। बच्चे आप सही नहीं सुन रहे, या तो मेरे ख्याल में पबजी वगैरह के मेरे ख्याल में लेवल आपके बढ़ गए हैं, इस टाइम है आप उस पर सारा फोकस कर रहे हैं। बच्चे ये देखिए ना, आपके पास क्या कर रहे हैं,
v स्क्वायर है। मास को डबल करने से काइनेटिक डबल हो गई है, लेकिन वेलोसिटी को डबल करने से क्या हो गया है, 4 टाइम हो गया है। सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बच्चे देखिए इस पर एमसीक्यूज नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एमसीक्यूज यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे। बुक्स आपको लगवा दी हैं, उस तरह प्रैक्टिस करें शाबाश है। फिर जो मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चे? कर लो भैया, मुश्किल है, इसको रब करे फिर जो है ना आगे चलते हैं शाबाश। इन एमसीक्यूज को जरा हल करते हैं शाबाश। पिक्चर बनाए बच्चे इसकी है, नोट करे शाबाश। चले बनाए बनाए फैजान बच्चे, काशा नोट कर लिए बच्चे? चले मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चे, फिर इधर हम जो है, बल्कि मैं ये स्लाइड हल करता हूँ, कोई मसला नहीं है, ताकि हम उस एमसीक्यूज को जो है डिस्कस कर ले आपस में। फैजान ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोमेंटम और उस वाले ना। पहले अगर हम ये देख लें कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है शाबाश, एम स्क्वायर बाय 2 है ना, ये मेरे साथ मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है बच्चे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। फिर अगर मैं इसको यूं कह लूं कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, कोई मसला तो नहीं है? मैंने मास को जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर ना। तो ये इक्वेशन नंबर 9 आपको इतना याद आएगी, इतना याद आएगी है कि काश मैं इस पर एमसीक्यूज कर लेता। अब आपके पास क्या है कि मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज देख रहा हूं। सुनना है, बात मजे की है। मैं क्या कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज देख रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम का चेंज देखना होगा। ये इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी। यहां चीज को समझना है, मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं मांग रहा था कि डबल होगी, ट्रिपल होगी, क्या होगी, नहीं नहीं, मैं क्या मांग रहा हूं, चेंज देख रहा हूं। बड़े मजे के एमसीक्यूज है ये, वो चेंज है। उधर कुछ और एमसीक्यूज है, वो आपसे पूछेगा डबल ट्रिपल कितना वगैरह वगैरह। यहां हम क्या मांग रहे हैं, अनसर्टेनिटी मांग रहे हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं, एक्चुअल एंड मेजर्ड में कितना डिफरेंस आ गया है। फिर हम उसकी परसेंटेज, कितना पर परसेंटेज आपको दे दिया है। तो सबसे पहले अगर कहीं पर फिजिक्स में लिखा हुआ है ना 1 का मतलब क्या होता है, 100%। दिमाग काम कर रहा है कैसे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.5 तो क्या मतलब है, 50 पर। मसला दिमाग काम कर रहा है। अगर मैं कहता हूं 0.2 तो क्या है, 20% है। अगर मैं कहूं 0.02, मसला गंभीर बन गया है, 2%। बात समझ तो आ रही है ना? ये बच्चे बड़े मजे के एमसीक्यू, चल आपको जो ट्रिक्स देने जा रहा हूं बहुत आसान। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर 1.1 तो लिख सकता हूं 1 + 0.1, लिख सकता हूं ना कि नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता हूं फैजान। 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 - 0.1। बस ठीक है, अगर ये काम आता है ना फिर रेडी हो जाओ है। उसके बाद 1.11 का या 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, शाबाश जी जी, 1.1 का स्क्वायर कितना होगा? एमडी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। 1.21। देखो काशान ने यहां कंसेप्ट इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उसने समझा कि ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो उसने कहा ना कि यहां पर पॉइंट के बाद एक इंच है लेकिन स्क्वायर है
तो मेरे आंसर में पॉइंट के बाद 2 इंच आने चाहिए। बस यही शार्प माइंड आपका मैं चेक करना चाह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं 1.2 का स्क्वायर तो वो कितना होगा? 1.44। तो मैं इसलिए सकता हूं 1 प्लस 0.21। मतलब आपके पास 1 का मतलब ये ओरिजिनल है और 0.21 का मतलब क्या है? इसके अंदर इंक्रीज आ गया है। ये बच्चे उसके अंदर इंक्रीज आ गया है। इधर मैं कितना इंक्रीज दे रहा हूं? इधर मैं इंक्रीज दे रहा हूं 1 प्लस 0.1। मतलब मैं यहां पर 10% चेंज दे रहा हूं। मुझे कितना का चेंज मिल रहा है? अब समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब स्क्वेयरिंग के अंदर अगर आप 10% का चेंज देते हैं तो रिजल्ट कितना मिलता है आपको? 21% चेंज मिलता है आपको, वो भी इंक्रीज की शक्ल में मिलता है आपको। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? या चलो किसी बंदे को जो है ना, अगर इस तरह स्क्वेयरिंग में मसला आ रहा है कि 1.1 का स्क्वेयर कितना होता है, तो आप इसको ऐसे कर लिया करें। 1.1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1.1। फिलहाल पॉइंट को कुछ मत कहो, एक एक बार एक 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 एक, हाँ तो ये 1 2 1। इधर भी पॉइंट के बाद 1 इंच है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 इंच है, तो मेरे आंसर में पॉइंट के बाद 2 इंच आनी चाहिए, क्योंकि एक ये वाला एक ये वाला, तो ये 1.2। अब समझ तो आ रही है ना कि नहीं आ रही है? गुड, शाबाश। इसके बाद अगर मैं एक और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूं कि 0.8 का स्क्वायर कितना होगा? 0.64। मतलब ये मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.2। माइनस का मतलब डिक्रीज दिया हुआ है, तो यहां पर अगर आप 20% क्या कर रहे हैं? डिक्रीज दे रहे हैं, तो यहां पर आपको 1 माइनस 0.36, मतलब यहां पर आपको 36% डिक्रीज मिल रहा है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मतलब 0.8 का मतलब ये होता है 1 से कितना कम है? 20% कम है। देखो मैंने जब यहां पर लिखा ना 1.1, तो 1 से कितना ज्यादा है? 0.1 मतलब 10% ज्यादा है उसमें। स्टैंडर्ड 1 है, मतलब 100% है। जबरदस्त। 1 से आपने फिर ऊपर कितना है और कम कितना है? अगर ज्यादा होगा तो मतलब इंक्रीज है, कम है तो डिक्रीज है। बात समझ तो आ रही कि नहीं आ रही है? गुड। तो अगर आप आपके पास स्क्वेयरिंग के अंदर 20% डिक्रीज करते हैं तो आपको कितना डिक्रीज मिलता है? लेकिन यहां पर इंक्रीज आपको कितना मिल रहा था जी? तो समझ आ रही है ना? मतलब स्क्वेयरिंग के अंदर आप अगर 20% इंक्रीज देते हैं तो आपको 44% का इंक्रीज मिल रहा है। लेकिन अगर आप डिक्रीज 20% का दे रहे हैं तो आपको कितने का डिक्रीज मिल रहा है? जो काम उल्टा है। समझ तो आ रही कि नहीं आ रही? फैजान कंफ्यूज हो गया है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब हम क्या करते, थोड़ा सा स्क्वेयरिंग पे काम करते हैं और स्क्वेयर रूट पे काम करते हैं। अगर मैं लिखता हूं 0.81 का कितना जवाब आएगा? 0.9 आएगा। मतलब यहां पर 1 माइनस 0 पॉइंट क्या हिसाब है? 19 है, तो यहां क्या हिसाब? 1 माइनस 0.1 है। तो अगर आप यहां 19% डिक्रीज दे रहे हैं तो आपको 10% डिक्रीज मिल रहा है। मतलब स्क्वायर रूट में अगर आप इंक्रीज क्या करते हैं, सॉरी यहां पर डिक्रीज की पहले बात की, डिक्रीज ज्यादा दे रहे हैं तो आपको डिक्रीज क्या होगा? कम मिलेगा। लेकिन स्क्वेयरिंग में आपका क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा। अब समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं शाबाश, कि अब असल अपने काम की तरफ चलते हैं। इधर देखें, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%,
तो मतलब मोमेंटम आपके पास पहले कितना था, P था, है कितना था बच्चे, P था, बाद में क्या हुआ शाबाश 20%, उसमें क्या हुआ बच्चे 10%, उसमें क्या हुआ, लेकिन इनिशियल का 10%, मेरी बात समझ नहीं आ रही आप, इनिशियल का 10%, तो ये हमारे पास क्या आएगा शाबाश P फाइनल, P फाइनल मतलब P प्लस 0.1 P, तो आपके पास P एफ कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पक्की बात है फैजान को समझ आ रही। अब अगर मैं कहूं शाबाश कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखते, पहले फाइनल देखते हैं फिर उसका इनिशियल हम देखेंगे, तो आपके पास क्या है शाबाश, अच्छा जी। अब अगर हम क्या करें बच्चे कि ये हो जाएगा पी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां लिखूं कि काइनेटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 11 अगर हो जाए, और इसके अंदर मैं क्या कर दूं बच्चे कीमत पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर 1.1 पर भी है और 2 पी पर भी है, तो इससे क्या हो जाएगा 1.21 इंटू पी स्क्वायर बाय, ये क्या चीज है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो देखें देखें मतलब आपके पास यहां पर 1 प्लस 0.21 इंटू क्या है के है, तो अगर ये फाइनल होता है ना बच्चे फाइनल, तो मतलब ये आपके पास के प्लस 0.21 के है, मतलब आपके पास क्या है शाबाश 21%, उसमें क्या आ रहा है इंक्रीज मिल रहा है। अब समझ देखो ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, तो आप कितने का इंक्रीज मिल रहा है, कुछ समझ आए कि नहीं है, मजीद पर कंसेप्ट कर लोगे ना। अगर यहां पर वो कहता है कि 30% इंक्रीज आ रहा है, तो क्या मतलब है 0.3%, मतलब 1.3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1.69, तो 69% उसमें इंक्रीज आ जाए। देखो कोई आपने अब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को याद नहीं कर, डायरेक्ट 1 में प्लस करके स्क्वायर करना है, बस समझ तो आ गई है, मुश्किल है, गुड शाबाश। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसकी बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, अच्छा अगर डिक्रीज की बात होती, लेट्स सपोज हम अगर यहां पर क्या कह रहे शाबाश, अगर वो क्या कर रहा है बच्चे डिक्रीज कर रहा है, तो फिर आपके पास पी एफ कितना हो जाएगा पी माइनस 10% ना बच्चे, तो कितना हो जाएगा P माइनस 0.1 P, तो कितना हो जाएगा 0.9 P, समझ आ गई है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो क्या हो जाएगी शाबाश 0.9 P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2m होगा ना, तो आपके पास क्या होगा शाबाश 0.9 का स्क्वायर कितना होगा 0.21 P स्क्वायर बाय 2m, तो ये 0.81 इंटू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो आपके पास 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.1 सॉरी माइनस है ये इंटू के, तो ये क्या हो जाएगा के माइनस 0.19 के, मतलब ये तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास शाबाश ये 19% बच्चे उसमें डिक्रीज आ रहा है। अब देखें 10% इंक्रीज के साथ 21% का इंक्रीज मिल रहा था, लेकिन 10% डिक्रीज के साथ 19% का डिक्रीज मिल रहा है ना मजे की बात है। कोई फार्मूला कोई टेक्निक इस पे नहीं लग रही, सिर्फ आपने क्या करना है 1 प्लस का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर, समझ तो आ गई है जी बच्चे। देखो मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देखें ना मैथमेटिक्स है आपके पास, ठीक है। ये फिर इंशाल्लाह कैलकुलेटर समझ लेंगे कि अगर आपके पास काइनेटिक इसका फार्मूला डिराइव करना है, देखो इसमें सिर्फ क्या होगा आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है, इसको नोट करना शाबाश।